नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूं तो 1857 का विद्रोह काफ़ी एक बड़ा झटका दे करके गया था ब्रिटिश शासन को, लेकिन 1857 के पहले भी छोटे छोटे बहुत सारे विद्रोह होते रहे थे जिनसे ये पता चल गया था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स से खुश नहीं है, ब्रिटिश रूल से खुश नहीं है। तो उनका रिसेंटमेंट उन सारे विद्रोह से झलकता था। तो ये कौन कौन से विद्रोह थे और कहाँ कहाँ हुए थे और इनका मेन कॉज क्या था, तो हम इसे क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इवन बिफोर 1857 देयर वर सेवरल अपराइजिंग्स दैट हैड इंडिकेटेड रिसेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कमेंट। 1857 से पहले भी कई विद्रोह हुए थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश का संकेत दिया था। टिप्पणी करें। तो हम बताएंगे कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो मुख्य रूप से व्यापारी थे। उनका मेन फंक्शन सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस था, उनका मेन फंक्शन सिर्फ ट्रेडिंग था। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में रुचि दिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो सत्ताधारी बन गए। तो वो पहले एक व्यापारी बन करके आए तो उसके बाद वो रूलर्स बन गए, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि अगर हम यहाँ का शासन संभालने लगे, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से मुगल पॉलिटिक्स जो थी वीक था, पूरा मुगल एम्पायर वो काफ़ी तरीके से उसने हेल्प करी थी ब्रिटिशर्स को इस्टेब्लिश होने में। तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया इन्होंने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट से, लेकिन उनका मेन एम हमेशा कमर्शियल इंटरेस्ट ही था उनका। तो हालांकि अंग्रेजी शासक शक्ति बन गए थे, वो सत्ताधारी बन गए थे, लेकिन भारतीयों के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, उनमें कोई एम्पैथी नहीं थी। उनका हमेशा से एम था व्यावसायिक हित, उनका कमर्शियल इंटरेस्ट ही हमेशा से उनका एम रहा था। और ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियाँ ऐसी थी जैसे कि उन्होंने इंडिया के हस्तशिल्प को, हैंडीक्राफ्ट को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया था। वो इंडियन सामान पे ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया करते थे और जब ब्रिटिश गुड इंडिया में इंपोर्ट होता था तो उसमें बहुत कम ड्यूटी लगा करती थी। इसके अलावा उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, भू राजस्व प्रणाली, जिससे कि वो किसानों को के लैंड से वैक्यूएट कर देते थे, उनकी भूमि से बेदखल कर देते थे, आदिवासियों का लैंड छीन लेते थे। और उनकी प्रशासनिक नीतियाँ ऐसी थीं जिससे किसी भी आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं था। और इनमें जब जुडिशरी और पुलिसिंग का सिस्टम ब्रिटिशर्स के अंदर आता है तो इसमें प्रोटेक्शन खाली गवर्नमेंट को और इट्स कोलैबोरेटर्स को मिलता है, यानी जो गवर्नमेंट के सहयोगी थे और गवर्नमेंट, खाली इसी के फेवर में सारे जजमेंट्स आते हैं। तो आम आदमी को किसी तरीके का कोई प्रोटेक्शन भी नहीं था। इनकी ऐसी नीतियाँ थी। तो बेसिकली इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इनकी रेवेन्यू पॉलिसी, इसके साथ ही साथ इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ये 3 पॉलिसीज़ एक तरीके से कारण बनती हैं जो धीरे धीरे लोगों में आक्रोश पैदा हो जाता है। और वो आक्रोश हर सेक्शन में हमें देखने को मिलता है। समाज का कोई भी तबका हो, पेजेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, ट्राइबल्स हैं या रूलिंग क्लासेस हैं, तो सब भी अपने इंटरेस्ट को सेव करना चाहते थे। सब अपने राज्य को, अपने कारीगर जैसे अपने हैंडीक्राफ्ट्स को बचाना चाहते थे। आदिवासी अपने इलाकों में ऑर्डिनरी पीपल का या आउटसाइडर्स का एंट्री रोकना चाहते थे। शासक वर्ग थे वो अपनी गद्दी बचाना चाहते थे। ज़मींदार चाहते थे उनकी ज़मींदारी बनी रहे। तो अपने अपने हित के लिए इन लोगों ने लड़ाई करनी शुरू करी। तो ये जो इनके एफर्ट्स थे काफ़ी लोकलाइज्ड हुआ करते थे, एक रीजन में हुआ करते थे और कोई बहुत वाइड स्प्रेड नहीं थे, बड़े पैमाने पर नहीं फैले हुए थे। लेकिन फिर भी एक तरीके से इन्होंने दिखा दिया था कि इंग्लिश रूल से ये खुश नहीं हैं। तो 1857 से पहले के जो जन आंदोलन हैं इन्हें हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला आता है नागरिक विद्रोह, जो किया गया था राजाओं के द्वारा, जमींदारों के द्वारा और जो पेजेंट्स और आर्टिसंस थे इनके द्वारा। और फिर आता है दूसरा किसान विद्रोह और तीसरा आता है आदिवासी विद्रोह। तो अब इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिविल अपराइजिंग्स यानी नागरिक विद्रोह को। तो सिविल अपराइजिंग या नागरिक विद्रोह में आमतौर पर अपदस्थ शासकों और जमींदारों के नेतृत्व में ये विद्रोह हुए थे। यानी ये अपराइजिंग्स लीड की गई थी डिपोज रूलर्स और जमींदारों के द्वारा और इनको पूरा सपोर्ट मिला था पेजेंट्स का, अनएम्प्लॉयड आर्टिसंस का और डिमोलिश्ड शोल्डर्स का यानी विमुद्रीकृत सैनिकों का।
इनका मुख्य उद्देश्य शासन और सामाजिक संबंधों के पुराने रूपों को वापस लाना था। और कौन कौन से फेमस नागरिक विद्रोह हैं? तो सबसे पहला नाम हमें देखने को मिलता है सन्यासी रिवॉल्ट। और सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था 1770 से 1800 के बीच में। और इसका मुख्य कारण था कि अंग्रेज़ों द्वारा पिलग्रिमेज को बंद कर दिया गया था, यानी ये तीर्थ यात्राओं पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। उस वजह से सन्यासियों में आक्रोश आ गया और इन्होंने विद्रोह कर दिया। बंकिम चंद्र जी द्वारा लिखी गई आनंद मठ ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आनंद मठ सन्यासी रिवॉल्ट पर बेस्ड है। फेमस नाम कौन कौन से हैं सन्यासी विद्रोह से जुड़े? तो ये नाम है मंजुम शाह, चिराग अली, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। फिर पॉलीगर रिवॉल्ट आता है। पॉलीगर का विद्रोह यह 1799 से 1805 के बीच में हुआ था। पॉलीगरों के विद्रोह तब कर दिया जब आरकोट के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को तिन्नेवली और कर्नाटक प्रांतों का प्रबंधन दे दिया। तो ये प्रांत जब पॉलीगर के नवाब ने दे दिए थे, आरकोट के नवाब ने, तो पॉलीगरों ने विद्रोह कर दिया था और इनका नेतृत्व किया था कट्टा बोम्मन नायकन ने। वेलुथम्पी का रिवॉल्ट 1808 से 1809 के बीच में हुआ था त्रावणकोर के रीजन में। और ये वेलुथम्पी त्रावणकोर के दीवान हुआ करते थे और इन्होंने तब विद्रोह कर दिया जब अंग्रेज़ों ने इनको दीवानशिप से हटा दिया, इनकी दीवानी छीन ली। फिर पाइका विद्रोह हुआ था 1817 में, उड़ीसा में हुआ था। और 1803 में जब उड़ीसा आया अंग्रेज़ों के कब्जे में, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके बहुत सारे टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। कई सारी इन्होंने रेवेन्यू की पॉलिसीज़ लाई, जिससे ज़मींदार और किसान खुश नहीं थे, उन पर बहुत प्रेशर पड़ने लगा था। और फिर एक टाइम पे आकर के 1817 के करीब उन्होंने विद्रोह कर दिया। और पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्शी जगतबंधु विद्याधर ने। फिर वाघेरा राइजिंग हुई थी। तो ये ओखा मंडल के वाघेरा प्रमुखों ने इस अपराइजिंग को किया था और ये हुई थी 1818 से 1820 के बीच में। अहोम विद्रोह था असम में। और इस विद्रोह का इसका सबसे मेन कारण था कि जब पहला बर्मीज़ युद्ध हुआ था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम अपनी सेना को यहाँ से असम वाले रीजन से हटा लेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया और इस वजह से फिर 1828 में जाकर के विद्रोह हो जाता है। और अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था गोमधर कन्वर ने। वहाबी आंदोलन था। वहाबी आंदोलन शुरू किया था रायबरेली के सैयद अहमद ने और ये एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, यानी कि इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि सर सैयद अहमद जो थे ये किसकी टीचिंग से इंस्पायर्ड थे और उन्होंने ये वहाबी आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद आता है कूका आंदोलन या कूका मूवमेंट। 1840 में भगत जवाहर मल ने शुरू किया था कूका मूवमेंट और ये पंजाब में धार्मिक शुद्धिकरण का एक मूवमेंट था। तो ये एक रिलीजियस मूवमेंट था, रिलीजियस प्यूरिफिकेशन का मूवमेंट था, जो कि बाद में धीरे से एक पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल जाता है। तो ये हो गई सिविल अपराइजिंग्स। उसके बाद आता है किसान आंदोलन या पेजेंट मूवमेंट्स। पेजेंट मूवमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे नारकेल बेरिया विद्रोह। नारकेल बेरिया विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में और इसे मुसलमान काश्तकारों या जो मुस्लिम टेनेंट्स थे इन्होंने किया था। और ये किसके खिलाफ किया था इन्होंने? तो इन्होंने हिंदू ज़मींदारों के खिलाफ किया था। तो ज़मींदार इंग्लिश ऑफिशियल से मिले हुए रहते थे और काफ़ी ख़राब टैक्स इनसे लिया करते थे। तो उसी के विद्रोह में मुस्लिम टेनेंट्स ने नारकेल विद्रोह कर दिया था। इसका नेतृत्व मीर नाथर अली या उन्हें टीटू मीर भी कहा जाता था, इन्होंने किया था। और आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि नारकेल बेरिया मूवमेंट बाद में वहाबी आंदोलन से जुड़ गया था, वहाबी आंदोलन में विलीन हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना करम शाह ने की थी। पागलपंथी सेक्ट बनाया था उन्होंने एक, और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था करम शाह के बेटे टीपू ने। और ये विद्रोह हुआ क्यों था ये भी आपको याद रखना है। तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था आदिवासी किसानों द्वारा दमनकारी जमींदारों के खिलाफ, यानी जमींदारों की जो पॉलिसीज थी उसके खिलाफ किया था ट्राइबल पेजेंट्स ने। फिर फराजी विद्रोह। तो फराजी सेक्ट की शुरुआत करी थी हाजी शरीयत अली द्वारा
और ये एक मुसलमानी संप्रदाय था, मुस्लिम संप्रदाय था ये, और इसका नेतृत्व हाजी शरीयत अली के बेटे दादू मियाँ ने किया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य था बंगाल से अंग्रेजी घुसपैठियों को खदेड़ना, यानी कि इंग्लिश इंट्रूडर्स को बंगाल से हटाना। फिर मोपला विद्रोह हुआ था। तो मोपला विद्रोह हम देखते हैं कि 2 बार हुआ है। एक 1836 से 54 में हुआ है, उसके बाद ये हुआ है खिलाफत आंदोलन के समय में। तो खिलाफत आंदोलन के समय में मोपला विद्रोह कब हुआ था, आपको वो टाइम पीरियड बताना है खिलाफत आंदोलन का नीचे कमेंट सेक्शन में। अभी हम जब डिस्कस करेंगे वो सारे चैप्टर्स, तब हम डिस्कस करेंगे खिलाफत आंदोलन को भी, तब तक आपको नीचे डेट मेंशन करनी है। तो मोपला विद्रोह 2 चरणों में होता है, 1836 से 1854 के दौरान हुआ था, दूसरा खिलाफत आंदोलन के दौरान हुआ था। और इसका भी रीज़न यही था, जो लैंडलॉर्ड्स की पॉलिसीज़ हुआ करती थी उनके खिलाफ ही हुआ था। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पर आए और ट्राइबल रिवॉल्ट्स को डिस्कस करें। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन सारे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, 1-to-1 गाइडेंस होगी आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, साथ ही साथ आपके आंसर्स को रिव्यू भी किया जाएगा। आपकी प्रिपरेशन अनदर लेवल हो जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब हम देखते हैं ट्राइबल रिवॉल्ट्स या आदिवासी विद्रोह। तो आदिवासी विद्रोह 2 पार्ट में बटे हुए थे। एक मेनलैंड में हुआ था जो विद्रोह, यानी मुख्य भूमि के विद्रोह, और दूसरा था नॉर्थ ईस्ट इंडिया का विद्रोह। तो अगर हम देखें मेनलैंड के विद्रोह, तो उसमें सबसे पहला आता है चुआर अपराइजिंग या चुआर विद्रोह। और चुआर विद्रोह हुआ था 1758 में। दुर्जन सिंह ने इसे लीड किया था। और आपको ये पॉइंट याद रखना है कि चुआर विद्रोह को जंगल महल का विद्रोह भी कहा जाता है। फिर कोल अपराइजिंग या कोल विद्रोह, यह 1831 में होती है, छोटा नागपुर वाले रीजन में होती है। और इसका ये कारण था इस कोल म्यूटनी का कि जो ट्राइबल्स थे उनके लैंड को आउटसाइडर्स को दे दिया गया था। इस वजह से ये म्यूटनी हुई और इसको लीड किया था बुद्धो भगत ने। फिर आता है संथल विद्रोह, 1855 से 56 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। खोंड विद्रोह होता है जिसका नेतृत्व चक्रा बिसोई ने किया था। और ये विद्रोह हुआ था मानव बलि को रोकने के लिए, जो अंग्रेजों ने मानव बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था उसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। फिर रामोसी रिवॉल्ट हुआ था। पश्चिमी घाट की पहाड़ी जनजातियां थी रामोसी, उन्होंने विद्रोह किया था। और इसका विद्रोह हुआ, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था 1822 में चित्तूर सिंह ने। फिर हम नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रिवॉल्ट्स देखेंगे। तो इसमें 2 फेमस रिवॉल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। खासी अपराइजिंग तीरथ सिंह की लीडरशिप में हुई थी, और सिंगफोस अपराइजिंग असम वाले रीजन में 1830 के दशक में हुई थी निरांग फिदू के नेतृत्व में। और ये फिर हम आंसर को कंक्लूड करेंगे। हम बताएंगे कि भले ही इन विद्रोहों ने बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को आकर्षित किया, लेकिन ये विद्रोह प्रकृति में स्थानीयकृत थे, यानी कि ये एक लोकलाइज्ड हुआ करते थे रिवॉल्ट्स, और उसमें सामान्य हितों की कमी थी। मतलब इनमें कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं था। जिसको भी, आप जमींदार को लीजिए, अगर जमींदार को कोई प्रॉब्लम है ब्रिटिश शासन से, तो उसने विद्रोह कर दिया कुछ लोगों को इकट्ठा करके, या किसानों ने अपना अलग विद्रोह कर दिया, ट्राइबल्स ने अलग विद्रोह कर दिया। तो लोग तो इस विद्रोह से जुड़े थे, लेकिन आपस में ये एक साथ एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए नहीं लड़ पाए, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए लड़े। और इसके साथ ही साथ ये कमी थी कि ये पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया करते थे, इनके पास पुराने हथियार थे, और उस टाइम तक इंग्लिश बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे, तो काफ़ी अच्छे से इंग्लिश इन्हें सप्रेस कर पाते थे इन सारे विद्रोहों को। तो कुछ यही सारे कारण बने जिसकी वजह से बड़ी संख्या में प्रतिभागी होने के बाद भी ये छोटे और स्थानीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को झटका नहीं दे पाए। तो विद्रोह तो बराबर चलते रहे, लेकिन ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो भी एज इट इज़ चलता रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई डेवलपमेंट नहीं आया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इंग्लिश शासन से इंडियंस खुश नहीं हैं। लेकिन फिर जब 1857 का विद्रोह होता है तो एक कड़ा झटका लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, और उसके बाद फिर क्राउन रूल आ जाता है, जो कि हम अब आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।